ओके, सीएमएसएल में कल हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ये कौन सा है एक्ट का? 1956। तो इसका बेस ये जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो है वो आया क्यों था, क्यों आया था, क्या ज़रूरत थी? हाँ, रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो 1950s के टाइम पे ना स्टॉक एक्सचेंज जैसा कलेक्टिव बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हुआ करता था। काफ़ी सारे लोग मिलके स्टॉक एक्सचेंज चलाया करते थे, लेकिन उन लोगों के पास ना धीरे धीरे पावर बढ़ती गई, तो गवर्नमेंट को लगा कि स्टॉक एक्सचेंज को अपने को अभी रेगुलेट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बॉडी अगर अनरेगुलेटेड होती है तो वहाँ पे उस बॉडी का डोमिनेंस आ जाता है। इसीलिए ये डिसाइड हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज और रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट की ज़रूरत है, जिसकी वजह से सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट आया। तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जब आया था तब सारे के सारे जो भी स्टॉक एक्सचेंज थे उनको कंपलसरी क्या करना पड़ा था? हाँ, कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ा था। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को जब कंपनी में कन्वर्ट करते हैं उस वर्ड का नाम क्या था? कॉर्पोरेटाइजेशन। ओके, और उसके बाद ये जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव लोगों का ग्रुप था, इन ग्रुप से इनकी ट्रेडिंग पावर को थोड़ा सेपरेट करने के लिए एक और वर्ड यूज होता है, दैट इज डीम्यूचुअलाइजेशन। तो सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज का कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ प्लस डीम्यूचुअलाइजेशन हुआ। उसके बाद ये लोग कंपलसरी क्या बन गए? कंपनी बन गए अंडर कंपनीज एक्ट 2013। और उसके पहले वाला एक्ट क्या था? कंपनीज एक्ट 1956। उस टाइम में कंपनी की तरह रजिस्टर्ड हो गए। आज के टाइम पे अगर किसी को भी एज अ स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन करना होता है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कंपनी ही बनना पड़ेगा। पहले जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल थे उनको 1956 में कंपनी कन्वर्ट किया गया, फिर आगे आप स्टॉक एक्सचेंज का काम कंटिन्यू कर सकते हो। अभी किसी को फ्रेशली इनकॉर्पोरेट होना है तो स्पेसिफिकली कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, फिर ही आगे जाके आपका स्टॉक एक्सचेंज वर्क करेगा। ओके, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी और बेसिक हमने कुछ डेफिनेशंस भी देखी थी यहाँ पे, स्टार्टिंग विद कि स्क्रा एक्ट कौन कौन सी चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं है। तो 3 चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं है। क्या क्या चीज़ें हैं? हाँ, तो अगर गवर्नमेंट, आरबीआई या फिर कोई भी स्पेशल कॉरपोरेशन अपने कोई भी सिक्योरिटी इशू करती है, वहाँ पे स्क्रा एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट बोला गया है कन्वर्टेबल बॉन्ड हो गया, शेयर वारंट हो गया, और कोई भी राइट्स या ऑप्शन जिसका प्राइस ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है, उस पर स्क्रा एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। और थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और पब्लिक के इंटरेस्ट में चाहती है तो वो कभी भी बोल सकती है कि स्क्रा एक्ट के पर्टिकुलर प्रोविजन कुछ कुछ जगह पे अप्लाई नहीं होंगे। तो दैट इज नॉन एप्लीकेबिलिटी। इसके साथ ओके, नॉन एप्लीकेबिलिटी के बाद हमने देखा था कुछ डेफिनेशंस। अब डेफिनेशन में स्पॉट डिलीवरी हमने देखा था। स्पॉट डिलीवरी का मतलब तुरंत का तुरंत डिलीवरी हो जाना। इसमें 2 केसेस है। एक तो अभी आज सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज के पास होती है, तो डिपॉजिटरी एक अकाउंट होल्डर के अकाउंट से दूसरे अकाउंट होल्डर के अकाउंट में सिक्योरिटीज पहुंचा दे, उसको बोलेंगे स्पॉट डिलीवरी। आप अकाउंट होल्डर हो तो आप कौन से ओनर हुए? बेनिफिशियल ओनर हुए, ये हो गया। और दूसरा, जब एक्चुअल में डिलीवरी और पेमेंट होता है तब कितने दिन में ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए? हाँ, तो इधर कुछ लिखा हुआ है एक्चुअल डिलीवरी वाला पॉइंट में, तुरंत का तुरंत अगर डिलीवरी पेमेंट हो जाए तो स्पॉट डिलीवरी, या फिर मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट डे हो जाना चाहिए। लेकिन उसमें क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? बीच का ट्रैवल टाइम या फिर ट्रांजैक्शन का बीच का टाइम इंक्लूड नहीं करेंगे। स्पॉट डिलीवरी था, स्टॉक एक्सचेंज हमने देखा ही, डेरिवेटिव लास्ट में देखेंगे। अब उसके बाद हमने देखे थे 3 सेक्शन, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 3 था कि अगर किसी भी पर्सन को एज अ स्टॉक एक्सचेंज काम करना है तो आप एप्लीकेशन किसको करोगे और क्या क्या चीज़ें होगी। सेक्शन नंबर 4 क्या था?
सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्निशन कब ग्रांट करेगी? सेक्शन 5 क्या था? विड्रॉवल ऑफ रिकॉग्निशन। तो सेक्शन 3 में हमने देखा था कि अगर किसी भी पर्सन को एज अ स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशन फाइल करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेबी को एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो वहाँ पे नाम बोला गया है, पर्टिकुलर्स जो जो बताए गए हैं, उसके साथ साथ अपनी कॉपी ऑफ बायलॉज। उसके बाद 2 टाइप के और आपके यहाँ पे स्पेसिफिक रूल्स, एक तो रूल्स इन जनरल रिगार्डिंग के स्टॉक एक्सचेंज कॉन्स्टिट्यूट कैसे हुआ है, और 4 पॉइंट थे स्पेसिफिक रूल्स के बारे में। स्पेसिफिक रूल्स के 4 पॉइंट थे, गवर्निंग बॉडी के बारे में बताना है। गवर्निंग बॉडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपको बताना है आपके स्टॉक एक्सचेंज में ऑफिस बियरर्स टू बी मेंबर्स काम करेंगे, उनकी ड्यूटीज क्या होगी। थर्ड, मेंबर्स का एडमिशन, उनकी क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। फोर्थ, आप अगर पार्टनरशिप फर्म को एज अ मेंबर बना रहे हो तो उस पार्टनरशिप फर्म की क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमने देखा था सेक्शन नंबर 4 कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर करेगा स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन देते टाइम। तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स बताए गए। कौन कौन से फैक्टर्स? हाँ, पहले कि बायलॉज जो भी स्टॉक एक्सचेंज ने सबमिट किए हैं वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी की गाइडलाइन के कंफर्मिटी है, उनकी अकॉर्डिंग है या नहीं। सेकंड पॉइंट, अगर स्टॉक एक्सचेंज कोई फ्यूचर में रूल्स रेगुलेशन बनाता है तो वो कर सकते हैं कंप्लाई या नहीं कर सकते? हाँ, स्टॉक एक्सचेंज नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी रूल्स अगर न्यू बनाती है स्टॉक एक्सचेंज से कंसल्ट करके, तो क्या स्टॉक एक्सचेंज विलिंग है फ्यूचर में कंप्लाई करने के लिए। एंड थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट इन ट्रेड एंड पब्लिक पॉलिसी के इंटरेस्ट में है तो परमिशन दे दी जाएगी। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस लगा सकता है, ये 4 कंडीशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकता है आपके स्टॉक एक्सचेंज में मिनिमम मेंबर की क्वालिफिकेशन कितनी होगी, या फिर कॉन्ट्रैक्ट आप किस टाइप से एंटर करोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने मैक्स टू मैक्स लोग हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पे? 3 लोग हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट है अकाउंट और कैसे मेंटेन होगा, कब कब ऑडिट कर सकते हो आप, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 5 दैट इज विड्रॉवल ऑफ रिकॉग्निशन। तो विड्रॉवल कब होगा? जब वो फ्री हो जाएंगे कंप्लाई करने। हाँ, तो बेसिकली स्टार्टिंग में तो बहुत जनरल लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा तो उनका रिकॉग्निशन विड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन विड्रॉ करने के पहले के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैसे रहेंगे? वैलिड रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इधर कि स्टॉक एक्सचेंज ने अगर, यहाँ स्पेसिफिक कुछ पॉइंट लिखे हैं, अगर स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में कन्वर्ट नहीं हुआ, दैट इज कॉर्पोरेटाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन नहीं किया, अगर बायलॉज में कुछ गड़बड़ी थी, फ्रेश बायलॉज सबमिट नहीं किए, टर्म्स और कंडीशन को फॉलो नहीं किया, तो भी उनका रिकॉग्निशन विड्रॉ हो सकता है। कल हमने यहाँ तक देखा था। तो बेसिकली एक हमारा बेसिक पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर में एक और नया पार्ट आता है, उसमें 3 अलग अलग बॉडीज़ के पावर्स के बारे में या फिर फंक्शंस के बारे में बताया हुआ है। पावर्स अंडर स्क्रा एक्ट। स्क्रा एक्ट में 3 लोगों को पावर दी गई है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है, दूसरी सेबी को पावर दी है, और तीसरी स्टॉक एक्सचेंज को पावर दी है। इधर हेडिंग डाल दो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हम आगे पढ़ रहे हैं इधर, powers of central government। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की इस एक्ट में कौन कौन सी पावर है? जहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है ना, वो सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ज़्यादातर सेबी को डेलीगेट कर दी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह आप ये वर्ड भी देख सकते हो, यहाँ पे सेबी आया होगा। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है कि कभी भी स्टॉक एक्सचेंज से पीरियोडिकल रिटर्न कॉल कर सके और कभी भी इंक्वायरी करवा सके। ओके, 2 इंक्वायरी वाले वर्ड्स होते हैं इफ़ यू नो। एक इंक्वायरी की स्पेलिंग होती है ENQUIRY एंड नेक्स्ट होता है INQUIRY। इन दोनों में फ़र्क पता है क्या? सेम ही लगते हैं? कोई आइडिया? ये दोनों वर्ड्स तो देखे हैं ना पहले। ओके, अब यहाँ पे ना अगर आप जा रहे हो किसी से जनरल इंफॉर्मेशन मांग रहे हो तो उसको बोलते हैं इंक्वायरी, आस्किंग फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। और ये जो इंक्वायरी है इसका मतलब है आपको किसी पे शक है और उसके अगेंस्ट आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ एनी एविडेंसेस। आप या तो एविडेंस या फिर आगे तहकीकात कर रहे हो, उसको बोला जाएगा इंक्वायरी। ये आस्किंग जनरल इंफॉर्मेशन।
जैसे आपको नहीं पता कोई चीज़ के बारे में और आप उस चीज़ के बारे में पूछताछ कर रहे हो जनरली किसी चीज़ के बारे में, दैट इज इंक्वायरी। बट ये इंक्वायरी आपको यहाँ पे शक है, सस्पेक्टेड है कोई पर्सन, सस्पेक्टेड पर्सन, या फिर आपको किसी चीज़ पे सस्पेक्ट है, सस्पेक्टेड थिंग, उसके बेसिस पे आप आगे जाके प्रूफ्स इकट्ठे कर रहे हो, एविडेंसेस इकट्ठे कर रहे हो। जैसे आप एक शॉप में गए, आपको दाल का भाव नहीं पता, आप दाल का भाव पूछोगे तो वो क्या होगा, इंक्वायरी या इंक्वायरी? फर्स्ट वाला इंक्वायरी, कि आप जनरली पूछताछ कर रहे हो। अब यहाँ पे हुआ कि जीएसटी ऑफिसर को पता चला, ऐसे उनके पास इंफॉर्मेशन आई कि आप दाल में मिलावट कर रहे हो और एक्स्ट्रा जीएसटी लगा के बेच रहे हो, तो वो जब आके पूछताछ करेंगे तो वो क्या होगा, इंक्वायरी होगा, आय वाला इंक्वायरी। ओके, अभी यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ये इंक्वायरी कौन सा है, जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन मंगाना स्टॉक एक्सचेंज से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी के पास पावर है कि कभी भी जनरल इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग। प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे बताया गया है कि स्टॉक एक्सचेंज को ना 5 साल के लिए अपने बुक्स और अकाउंट मेंटेन करके रखने हैं, स्टॉक एक्सचेंज को और स्टॉक एक्सचेंज के सारे मेंबर्स को। नेक्स्ट है पावर ऑफ सेबी इन पब्लिक इंटरेस्ट टू सीक इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे सेबी, जहाँ पे सेबी लिखा है ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ये पावर है इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांगना सामने वाले पर्सन से। पहले यहाँ पे बोला है कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है, आरएससी मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, उनसे कभी भी बोला जा सकता है कि आप राइटिंग में अपने अफेयर्स के बारे में या अपने मेंबर्स के अफेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दो कि आपका काम कैसा चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि सेबी या सेंट्रल गवर्नमेंट एक या एक से ज़्यादा इंसान को अपॉइंट कर सकता है सामने वाले स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड इंक्वायरी करने के लिए। अपॉइंट 1 और मोर पर्सन टू मेक इंक्वायरी। ये इंक्वायरी कौन सा है, थोड़ा सस्पेक्ट हो चुका है, शक हो चुका है, फिर इंक्वायरी करवानी है, तो यहाँ पे ये अपॉइंट कर सकते हैं एक से या एक से ज़्यादा लोग गवर्निंग बॉडी के ऊपर इंक्वायरी करवाने के लिए। या फिर नेक्स्ट ऐसा बोल सकती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को कि आप ही अपने मेंबर्स के रिलेटेड इंक्वायरी करा के हमें इंफॉर्मेशन दे दो। स्टॉक एक्सचेंज की हिरार्की क्या है, सबसे ऊपर जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, फिर सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ऊपर होती है गवर्निंग बॉडी, उसके नीचे होते हैं मेंबर्स। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, खुद गवर्निंग बॉडी के रिलेटेड इंक्वायरी करवा सकता है या मेंबर्स के रिलेटेड इंक्वायरी करवा सकता है, या फिर गवर्निंग बॉडी को खुद ही बोल दे कि आप अपने मेंबर्स के रिलेटेड इंक्वायरी करो, रिपोर्ट हमें फर्निश कर दो या सबमिट कर दो। तो ये दोनों पॉइंट्स एक बार रीड करना। हो गए ये पॉइंट, तो नेक्स्ट तक चलते हैं। स्टॉक क्या हुआ, बाकी है क्या, लास्ट लाइन समझ नहीं आई? अच्छा अच्छा, ओके रीड। गवर्निंग बॉडी में कौन है? क्या गवर्निंग बॉडी में? गवर्निंग बॉडी में जैसे स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूड होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी स्टॉक एक्सचेंज एक कंपनी के फॉर्म में है, तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्न करे, दोज आर गवर्निंग बॉडी। नहीं होते, गवर्निंग बॉडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बस। कहीं वर्ड गवर्निंग बॉडी यूज़ कर लिया जाता है, कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूज़ कर लिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज बाउंड टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट सॉल्ट। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मंगा रही है, स्टॉक एक्सचेंज वो डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे।
अब यहाँ पे बताया गया है व्हेन द इंक्वायरी हैज बीन मेड एवरी डायरेक्टर्स मेंबर इफ द मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज फ्रॉम एवरी पार्टनर इन क्लॉज वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ पे ये बताया गया है कि कौन कौन से लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डॉक्यूमेंट्स देना। स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड स्टॉक एक्सचेंज के सब लोग, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी एक्सेट्रा, जो भी मेंबर्स है स्टॉक एक्सचेंज के वो। अगर मेंबर्स फर्म है तो फर्म के सारे पार्टनर्स, इन सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुँचाना है। यहाँ पे आगे ये सारी चीज़ लिखी हुई है कि इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। नेक्स्ट है टू डायरेक्ट रूल और टू मेक रूल। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल खुद बना सकती है या फिर स्टॉक एक्सचेंज को बोल सकती है कि अपने मैटर्स के रिलेटेड आप रूल्स और रेगुलेशंस खुद बना दो। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि सेक्शन 8 में सेंट्रल गवर्नमेंट ना पहले गवर्निंग बॉडी को बोलेगी कि आपको टाइम मिल रहा है, आप इन मैटर्स के रिलेटेड रूल बना दो। गवर्निंग बॉडी ने अगर 2 महीने के अंदर अंदर रूल नहीं बनाए तो स्टॉक एक्सचेंज खुद ही रूल बना देगी और वो रूल गवर्निंग बॉडी को मानने पड़ेंगे। यहाँ पे ये बताया गया है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ। यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया है बस टाइमलाइन ध्यान में रखना। 2 महीने के अंदर अंदर गवर्निंग बॉडी को रूल्स बनाने हैं मैटर के रिलेटेड। अगर नहीं बनाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बना देगी। ये पॉइंट हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रूल्स सो मेड और अमेंडेड शैल बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट। रूल्स तब तक एप्लीकेबल नहीं होंगे जब तक आप ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश नहीं करते, राजपत्र में पब्लिश नहीं करते, तब तक जनरल पब्लिक को पता होना चाहिए, फिर ही रूल्स आपके एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन 11 है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो इसमें ना किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत ऐसा एक टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर स्क्रा एक्ट। ये क्वेश्चन आने के थोड़े रेयर चांसेस है। क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे ये डायरेक्ट एक पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट का टू सुपरसीड द गवर्निंग बॉडी, तो यही डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सुपरसीशन और हाउ कैन सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसीड द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो एक ह्यूज क्वेश्चन आने के कम चांसेस हैं, बट इस टाइप के क्वेश्चन विद इन द पावर जो इंपॉर्टेंट पावर्स है उनके इंडिविजुअल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब सबसे पहले ना हम सुपरसीड का मतलब समझते हैं। क्या मतलब होता है? सरपास करना और कुछ सुपीरियर। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर मान लो स्टॉक एक्सचेंज ढंग से काम नहीं कर रहा ना, तो स्टॉक एक्सचेंज की बॉडी को आप रिप्लेस कर सकते हो। तो ये सरपास सुपीरियर स्पेसिफिक वर्ड है, रिप्लेस करना। तो यहाँ पे ये बताया गया है, मान लो स्टॉक एक्सचेंज ढंग से काम नहीं कर रहा, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग को चलाना तो पड़ेगा क्योंकि इतने लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, शेयर होल्डर इन्वॉल्व है, ट्रेडिंग और सेटलमेंट सिस्टम इन्वॉल्व है। तो जब तक कुछ ऐसा काम हो रहा है तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी को हटाएगी और बोलेगी कि आज से आप लोग काम नहीं करोगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी जगह क्या करेगी, दूसरे लोग, अपने लोग अपॉइंट करेगी और वो स्टॉक एक्सचेंज का काम चलाएंगे। वो लोग ना टेम्परेरी बेसिस पे अपॉइंट होते हैं। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी स्टॉक एक्सचेंज को कि आप नई गवर्निंग बॉडी बनाओ, क्योंकि आपकी पुरानी गवर्निंग बॉडी तो काम की नहीं थी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है सुपरसेशन का। प्रोसेस समझ आया? स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी ढंग से काम नहीं कर रही तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि आप अब आगे जाके काम ही नहीं करोगे, आपको हम हमारे लोगों से रिप्लेस करते हैं। तो उन सारे लोगों को हटाया, उन सारे लोगों की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नए लोग अपॉइंट किए थे ना उनको दे दिए। वो नए लोग थोड़े दिन स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस चलाते हैं, तब तक स्टॉक एक्सचेंज को साइड बाय साइड ऑर्डर दिया जाता है कि आप साइड बाय साइड नई गवर्निंग बॉडी को बनाओ। जैसे ही नई गवर्निंग बॉडी बन जाती है, जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के थे वो अपनी पावर्स किसको दे देंगे, नई गवर्निंग बॉडी को, और वो आगे जाके पूरा का पूरा स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन संभालेगी। अब इसको एक बार वर्ड बाय वर्ड देख लेते हैं। विदाउट प्रीजुडिस टू एनी अदर पावर वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द एक्ट। विदाउट प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है? उनकी परमिशन के बिना नहीं, किसी और पावर को
मतलब सुप्रीम नहीं करता। हाँ, विदाउट प्रीजुडिस का मतलब है यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, विदाउट प्रीजुडिस टू एनी अदर पावर वेस्टेड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर वेस्टेड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, तो इसका स्पेसिफिक मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और कोई भी पावर दी गई है उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे। उसके अलावा जो नीचे लिखा है वो एक्स्ट्रा पावर्स में है। पॉइंट समझ आया? विदाउट प्रीजुडिस का मतलब है कि जो भी ओरिजिनली सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है वो तो एज सच ही रहेगी, और जो हम नीचे पढ़ रहे हैं इन एडिशन, वो उनके एडिशन में है। पुरानी पावर्स को कहीं से भी डेरोगेट नहीं करता, कहीं से भी नेग्लेक्ट नहीं करता। तो जो पुरानी पावर है वो तो एज इट इज रहेगी, उनके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे, नई पावर्स है आगे। विदाउट प्रीजुडिस टू एनी अदर पावर अंडर द एक्ट, where the central government is of opinion that governing body should be superseded, the central government may serve a governing body a written notice that central government is considering the supersession for the reason and opportunity of being heard। सबसे पहले हम गवर्निंग बॉडी को एक मौका तो देंगे अपनी सफाई देने का, तो उनको एक नोटिस इशू किया जाएगा और बोला जाएगा देखो हम आपके सुपरसेशन का सोच रहे हैं, इन कारणों की वजह से हम सोच रहे हैं, और उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। फिर भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिस देगी और डिक्लेयर कर देगी कि स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी सुपरसीड हो गई है। और जैसे ही डिक्लेयर किया, अपने को नए लोग तो चाहिए, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नए लोग अपॉइंट कर सकती है पावर्स और फंक्शंस स्टॉक एक्सचेंज की बॉडी के परफॉर्म करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है फर्स्ट पैरा सबको? नेक्स्ट पैरा में बोला गया है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आया वैसे क्या क्या हो जाएगा। तो जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं जिनको सुपरसीड किया गया है वो अपनी ऑफिस को होल्ड करना सीज कर देंगे, मतलब वो अपनी पोजीशन से हट जाएंगे, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट, जो भी पर्सन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे वो सारे के सारे अब यहाँ पे इन्हीं गवर्निंग बॉडी के पावर्स और फंक्शन परफॉर्म करेंगे। थर्ड पॉइंट में यहाँ बोला गया है कि जो भी प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की है वो यहाँ पे ये जो पर्सन अपॉइंटेड है वो यूज कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, उनको चलाने के लिए। इन पॉइंट्स में तीनों में कि कोई भी डाउट इधर तक? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अपॉइंट करता है कहाँ? Okay, and when no person then one are appointed may appoint one of such person to be the chairman and another to be vice chairman। Okay, यहाँ पे जैसे गवर्निंग बॉडी में जो हेड होता है, अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हेड होता है, चेयरमैन होता है, उसके नीचे अलग अलग डायरेक्टर्स ऑफिसर्स होते हैं, या फिर वाइस चेयरमैन भी कभी कभी अपॉइंट हो जाता है। इधर बोला गया है जैसे ये गवर्निंग बॉडी है हमारी, ये गवर्निंग बॉडी को हमने सुपरसीड किया तो नए लोग अपॉइंट किए। गवर्नमेंट इंडिविजुअल भी अपॉइंट कर सकती है, 2 लोग या उससे ज़्यादा भी अपॉइंट कर सकती है। इंडिविजुअल है तो यही हेड है, 2 लोग अपॉइंट किए तो एक को चेयरमैन कर सकती है, एक को वाइस चेयरमैन कर सकती है। दैट इज एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इधर पॉइंट में लिखा हुआ है कि गवर्निंग बॉडी जिसको सुपरसीड किया गया शैल होल्ड द ऑफिस फॉर अ पीरियड the person appointed notification published as specified। यहाँ पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए लोग अपॉइंट किए थे ना, उनका टाइम पीरियड नहीं बताया गया, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तब तक वो अपनी पोस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट एट एनी टाइम बिफोर डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ ऑफिस ऑफ एनी पर्सन अपॉइंटेड। ओके, ये रीड करके एक्सप्लेन करना मुझे ये वाला पॉइंट। देख क्या पॉइंट, इसका मतलब प्रॉपर्टी वाला बता रहा है कि जो
कंस्ट्रक्ट हो रही है पर गवर्निंग बॉडी जो नहीं होती तो वो यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टी जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के पास है। श्योर, यही मतलब है। इसमें ये भी कि RSI जब तक वो गवर्नमेंट पीपल आए हैं वो उसे लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि आप अपनी गवर्नमेंट बॉडी बनाओ एज पर द रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टॉक एक्सचेंज। ओके, द सेंट्रल में द सेजी में एट एनी टाइम बिफोर द डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ ऑफिस, इसका मतलब क्या है? बिफोर द डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ ऑफिस ऑफ एनी पर्सन और पर्सन अपॉइंटेड। जिनको अपॉइंट करेंगे उनका पीरियड ऑफ ऑफिस डिटरमाइन करने से, हाँ वही, डिटरमाइन का मतलब इधर क्या है? बताने से पहले। बताना नहीं, डिटरमाइन मतलब इधर डिटर्मिनेशन का मतलब है एंड करने से पहले, बिफोर एंडिंग। अब इतना मतलब समझ रहे हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट में एनी टाइम बिफोर एंडिंग द पीरियड ऑफ ऑफिस ऑफ एनी पर्सन अपॉइंटेड। जब तक देखो अभी ये लोग अपॉइंटेड हैं तो काम चला रहे हैं, अगर इनको हटा दिया और नई बॉडी नहीं बनी तो वापस दिक्कत हो जाएगी। तो इनको हटाने से पहले हमें स्टॉक एक्सचेंज को बोलना पड़ेगा कि आप नई गवर्निंग बॉडी क्या कर दो, रिकॉन्स्टिट्यूट कर दो। और जैसे ही उन्होंने नई फ्रेश गवर्निंग बॉडी रिकॉन्स्टिट्यूट की, उसके बाद क्या होगा, ये जो चेयरमैन है इनकी सारी की सारी पावर न्यू गवर्निंग बॉडी को चली जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये तो टेम्परेरी पीरियड के लिए अपॉइंटेड थे ना। तो दैट वाज होल पॉइंट। कहाँ पे? ओके, अपॉन RSC टू रिकॉन्स्टिट्यूट अ गवर्निंग बॉडी इन अकॉर्डेंस विद द रूल। इधर तक तो क्लियर है कि RSC को बोला कि आप एक नई गवर्निंग बॉडी बना लो। And on such reconstitution, all property which has vested in or which was on the possession of the person appointed shall vest or revest as the case may be in governing body so reconstituted। तो इसके बाद यही बोला है कि जब ये जो नई गवर्निंग बॉडी रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी तो जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी इनके पास थी, इनके पास मतलब इनके पास वेस्टेड थी, इनको जो दी गई थी, वो ऑटोमेटिकली रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद इनको चली जाएगी। वही तो मैंने एक्सप्लेन किया था। हाँ, मतलब पावर्स, प्रॉपर्टी, सारी चीजें ही जा रही हैं, एवरीथिंग इज गोइंग। लेकिन जब तक गवर्निंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती तब तक जो लोग अपॉइंटेड हैं वही सारे पावर्स और ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे। दैट इज लास्ट पैरा। अभी जो हमने आज अभी सारे रूल्स देखे ना, उसमें इंडिविजुअल एक ये क्वेश्चन आने का चांस है, सुपरसेशन वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है टू सस्पेंड द बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज। कभी कभी अगर इमरजेंसी वाला केस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को सस्पेंड भी कर देती है, और ये हुआ भी है 2013 में। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी सारे मिसमैनेजमेंट हो रहे थे, मैनिपुलेशंस हो रहे थे, तो उनके भी बिजनेस को टेम्परेरी टाइम के लिए सस्पेंड किया गया था। It is expedient by notification direct the stock exchange for such period not exceeding 7 days। मतलब वन टाइम में ना आप 7 दिन तक ही सस्पेंड कर सकते हो। उसके बाद आपको 7 दिन के बाद भी लग रहा है कि और ज़्यादा सस्पेंशन की ज़रूरत है क्योंकि बहुत इमरजेंसी है, तो आप बाद में टाइम एक्सटेंड कर सकते हो। In the opinion, if the interest of trade or public interest require that the period should be extended, may by notification extend the period। वन टाइम का तो इनिशियल 7 दिन का सस्पेंशन है, पीरियड एक्सटेंड करना है, वापस नोटिफिकेशन निकालो और ज़्यादा आप एक्सटेंड करके और ज़्यादा सस्पेंड कर सकते हो। However, it is extended beyond the first period. No notification extending the period shall be issued unless the governing body has been given opportunity of being heard। तो आपको जब सस्पेंड करना है ना यहाँ पे, तो इस टाइम में यहाँ पे बोला है आप सस्पेंड जब इनिशियल करोगे आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इमरजेंसी है। सपोज इंडिया की मान लो किसी भी कंट्री के साथ वॉर छिड़ जाए, अब ऐसा ज़रूरी है कि स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस तुरंत का तुरंत सस्पेंड करना पड़े, तो इतना टाइम अपने पास नहीं है कि गवर्निंग बॉडी को नोटिस दें, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दें, फिर सस्पेंड कराएं। क्योंकि ये कौन से केस में सस्पेंशन की बात कर रहे हैं? इमरजेंसीज के बारे में। एक बार सस्पेंड कर दिया, फिर आपको लगता है और ज़्यादा सस्पेंशन की ज़रूरत है, तो आपके पास टाइम है, 7 दिन का तो आपके हाथ में टाइम है ना, तो उस टाइम पे आप गवर्निंग बॉडी को नोटिस दोगे। फिर आपको अगर पीरियड इंक्रीज करना है तो उनकी आप बात सुनोगे, फिर ही आप पीरियड इंक्रीज करोगे। टू प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट इन सर्टेन केसेस, Section 16 stipulates that if CG is of opinion that it is necessary to prevent undesirable speculation
in any state or in area by notification declare that no person in the state or area shall save with the permission of the central government enter into any contract of sale or security any specified। यहाँ पे बोला गया है कि मान लो कि इंडिया में पूरा का पूरा स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन ढंग से चल रहा है, लेकिन कोई एक एरिया है वहाँ पे ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट को कि स्टॉक एक्सचेंज अगर चलेगा तो स्पेकुलेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी सट्टा हो सकता है जिससे इकोनॉमी को नुकसान हो जाए। तो गवर्नमेंट बोल सकती है कि उस एरिया के स्टॉक एक्सचेंज से कोई भी ट्रेडिंग या कोई भी डीलिंग नहीं करेगा। सपोज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पे ऐसा ही है कि नक्सली कोई भी हमला हो जाए और लग रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज से बाहर वाले लोग बेनिफिट ले सकते हैं और इंडिया की इकोनॉमी को हार्म हो सकता है, तो गवर्नमेंट के पास इतना भी राइट है कि एक एरिया के लिए सिक्योरिटी की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दे। ओके, ये रीड करना और इस वर्ड का मुझे मतलब बताना, सेव विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जस्ट रीड द होल पैराग्राफ। रीड किया? इसका मतलब क्या है? हाँ, सेव विद द परमिशन। सेव का मतलब क्या होता है? सेव विद का मतलब क्या होता है? ओके, इसका इधर मीनिंग है दैट इज दैट नो पर्सन इन द स्टेट और एरिया स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन शैल। ये तो अपने को रीड करके समझ आया सीजी की परमिशन के बिना, बट सेव विद का मतलब है एक्सेप्ट विदाउट। हाँ, मतलब अगर आपको काम करना है तो आप सीजी की परमिशन के बिना नहीं कर सकते, एक्सेप्ट विदाउट मतलब लेना है तो सीजी की परमिशन लो पहले, फिर आप काम कर सकते हो विद द परमिशन। सेव विद का मतलब है कि ये जो आगे लिखा हुआ है ना काम, ये आप कर सकते हो लेकिन इसमें आपको परमिशन लगेगी। मतलब तो आप लोगों ने सही बताया, बट दैट वर्ड का मीनिंग मैं इधर क्लियर कर रही थी और कुछ नहीं। नेक्स्ट वाला ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिविजुअल क्वेश्चन के लिए। सेक्शन नंबर 23O, टू ग्रांट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? किसी को सेव करना। तो इधर सेव किसको किया जा रहा है? अच्छा, अभी हम किसकी पावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेव करने की पावर है। किसको सेव करेगी? पब्लिक को। लेकिन पब्लिक को सेफ, ये तो नॉर्मली यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का काम ही है। तो आप इम्यूनिटी कब देते हो? जब कोई आदमी ट्रबल में होता है, जब उसको कॉन्ट्रावेंशन, जब कोई ऑफेंस करता है और वो अपनी सारी गलती मान ले, तब आप उसको इम्यूनिटी देते हो। तो इधर यही सेक्शन है, टू ग्रांट द इम्यूनिटी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि कोई भी आदमी है, मान लो आपने गलती की, आपसे वो गलती है ओबियसली, तो जानबूझ के होगी नहीं, आपने सामने से जाके सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि देखो मेरे से ये गलती हो गई है। आप अगर सामने से जाके कभी भी कन्फेशन करते हो तो जितनी पेनल्टी लगनी चाहिए, हो सकता है कि सामने वाला सोचे कि सामने से कन्फेशन करने आया, कम पेनल्टी लगा देते हैं। तो वही इधर हो रहा है कि आप लोग ने, मान लो 4 लोगों ने मिलकर कोई क्राइम किया, कोई गलती की, या फिर ऐसे ही फुल प्लान्ड फ्रॉड था, फिर आपको लगा अरे यार ये तो मैंने गलत कर दिया, फिर आपने जाके बाकी 3 लोगों की चुगली कर दी, तो आप यहाँ पे बच सकते हो। तो अगर आपने सारी ट्रू फेयर इन्फॉर्मेशन दे दी तो आप पे पेनल्टी या पनिशमेंट नहीं होगी, बाकी लोगों पे हो सकती है। लेकिन ये आपका हक नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तब आपको इम्यूनिटी ग्रांट करेगी, अदरवाइज ग्रांट नहीं करेगी। डील्स विद द पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी। द सेंट्रल गवर्नमेंट में
ऑन द रिकमेंडेशन बाय द सेबी, उसके लिए सेबी को सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले सिफारिश करनी होगी कि देखो ऐसा केस आया है, हमें लगता है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा गिल्टी नहीं है, तो एक बार इसको इम्यूनिटी दे देता है। That any person who is alleged to have violated any of the provision of the act etc. has made full and true disclosure in respect of violation, grant the immunity from prosecution of any offence under the act or rules or regulation with respect to violation, and also imposition of any of the penalty. ओके अब यहाँ पे बोला गया है कि इम्यूनिटी दो चीज़ों से मिल सकती है। आपके अगेंस्ट अगर अभी तक केस नहीं चला है तो आगे कोर्ट में चलेगा भी नहीं, और दूसरा अगर आपके अगेंस्ट कोई पेनल्टी लग सकती थी तो या तो पेनल्टी को पूरा हटा सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन इम्यूनिटी कब नहीं मिलेगी? जब ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया है। अब आपने गलती की, आप सामने से जाके बता रहे हो तो ठीक है, आपने गलती की, पुलिस ऑफिसर ने पकड़ा, केस स्टार्ट हो गया था, फिर आप जाके पैर पकड़े हो कि नहीं नहीं ये सारी चीज़ें थी, तो वो तो आप डर से बाद में बता रहे हो ना, अदरवाइज आपकी तो नीयत थी नहीं ऑफेंस को यहाँ पे एडमिट करने के लिए। तो प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? कोर्ट में जब केस स्टार्ट हो जाता है, कोई बॉडी के सामने केस स्टार्ट हो जाता है, तो अगर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया उसके बाद इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। उससे पहले पहले अगर आपने अपना सारा डिस्क्लोजर कर दिया तो इम्यूनिटी मिलेगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिकमेंडेशन ऑफ सेबी आर नॉट बाइंडिंग। यहाँ पे वर्ड क्या था? रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन क्या कभी भी बाइंडिंग होता है? नहीं, रिकमेंडेशन इज जस्ट सजेशन। तो जो भी सेबी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है वो कभी भी बाइंडिंग नहीं होगा। द इम्यूनिटी, आपने इम्यूनिटी तो ले ली, लेकिन आपने अब कौन कौन से ऐसे काम करोगे जिससे इम्यूनिटी वापस छिन सकती है? हाँ, आपने या तो ट्रू और फेयर डिस्क्लोजर नहीं किया था, 5 बातें थी, 4 ही बातें बताई, फिर गवर्नमेंट को एक नई बात पता चली, तो वहाँ पे आपसे इम्यूनिटी छीन ली जाएगी। आपने झूठ बोला या आपने जो भी प्रोमिसेस किए थे गवर्नमेंट को कि मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूँगा, आपने वापस वैसा ऑफेंस किया, तो आपकी इम्यूनिटी विड्रॉ हो सकती है। एक बार विड्रॉ हुई तो क्या आप पे वापस केस चल सकता है? ऑब्वियसली कि प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट वापस इनिशिएट होगा, ऐसा माना जाएगा जैसे कभी इम्यूनिटी मिली ही नहीं थी। टेक योर टाइम, ये पूरा पॉइंट यहाँ तक रीड करो, और लैंग्वेज में अगर कोई डाउट है तो पूछना। विजिबल?
रीड कर लिया? ओके। Section number 29A and section number 30 to delegate or to make rule. Power to delegate. Delegate का मतलब क्या होता है? हाँ, देना, किसी सबऑर्डिनेट को अपनी थोड़ी सी पावर्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना. सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट द पावर्स except the power exercisable by any other provision of the act in relation to the matter subject to the condition as may be specified be exercisable also by SEBI under section 3 of the SEBI act. यहाँ पे बोला गया है कि जो सेक्शन नंबर 30 में पावर्स है उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी पावर चाहे तो सेबी को डेलीगेट कर सकता है. और सेक्शन नंबर 30 हम आगे देखेंगे ही. सेक्शन नंबर 30 empowers to make rules for the purpose of carrying effect to the object of the act by notification. यहाँ पे है पावर टू मेक रूल. कुछ पावर्स हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगी और वो पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी सेबी को डेलीगेट नहीं कर सकता. और वो कौन से सेक्शन है? सेक्शन नंबर 30 की पावर्स. ये है पावर टू मेक रूल्स. कौन कौन सी रूल मेकिंग पावर है? तो इनमें से कोई भी 5-7 पॉइंट अपने को एग्जाम पर्पस के लिए देखना है. बाकी हम कंटेंट तो सारा ही देखेंगे बट अपने को एग्जाम में थ्योरिटिकल है तो एनी 5 to 7 पॉइंट्स लर्न करना है. पहला है द मैनर इन विच द एप्लीकेशन आर मेड, लेवी ऑफ फी इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन. सेबी को कब कब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन कौन सी एप्लीकेशन कब कब जाएगी, कब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशन करेगा, कितनी फीस लगेगी, वो रूल मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है. यहाँ पे कभी भी इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी किस टाइप से होगी और इंक्वायरी के अलावा यहाँ पे बोला गया है कि कौन कौन सी कंडीशंस हम स्टॉक एक्सचेंज पे इम्पोज कर सकते हैं, उसके रिलेटेड रूल बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है. फिर यहाँ पे बोला गया है कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज पीरियोडिकल रिटर्न या अपनी एनुअल रिपोर्ट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है. नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि डॉक्यूमेंट्स आपको कितने टाइम के लिए मेंटेन करने हैं और कौन कौन से मेंटेन करने हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है. टाइम पीरियड क्या है? 5 ईयर. मैक्सिमम या मिनिमम? नॉट एक्सीडिंग मतलब मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है. अभी हमने देखा था आज वाला एक पॉइंट. फिर आगे गवर्निंग बॉडी के रिलेटेड इंक्वायरीज कैसे होगी, आपको बायलॉज कैसे बनाने हैं या अमेंड करने हैं. बायलॉज वर्ड ऑलरेडी कहीं आया हुआ है, कहाँ पे? डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होता है. स्टॉक एक्सचेंज जब बनता है तब बायलॉज भी देता है. सेक्शन नंबर 3 में वर्ड आया हुआ है. बायलॉज का मतलब क्या होता है? रूल्स और रेगुलेशन. आपकी इंटरनल मैनेजमेंट और इंटरनल वर्किंग कैसे होगी उसके रूल्स और रेगुलेशन, बायलॉज. द मैनर इन विच द एप्लीकेशन may be made by the dealer in security for license, the fee payable in respect of the period of license etc. कि अगर स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी डीलर का काम कर रहा है उनको लाइसेंस कैसे मिलेगा, कितनी फ़ी है लाइसेंस के लिए लगेगी, वो सारी बातें. कुछ रिक्वायरमेंट्स जो कि आप पब्लिक कंपनी को फुलफिल करनी है सिक्योरिटी लिस्ट करने के लिए, कुछ रिक्वायरमेंट जो कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को फुलफिल करनी है सिक्योरिटी लिस्ट करने के लिए. इन पॉइंट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की. स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक कंपनीज है रजिस्टर होगी. क्या कंपनी फॉर्म हो रही है स्टॉक एक्सचेंज की, वो पब्लिक होगी या प्राइवेट? स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, दोनों हो सकती है. आज NSE और BSE है, किसके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है? सिर्फ BSE के शेयर्स अवेलेबल है और NSE के शेयर्स अवेलेबल नहीं है. तो NSE एज सच प्राइवेट कंपनी है, BSE पब्लिक कंपनी है. तो स्टॉक एक्सचेंज एज अ कंपनी फॉर्म होगी बट उन पे डिपेंड करता है कि वो पब्लिक फॉर्म होगी या प्राइवेट फॉर्म होगी. बाकी ये सारे पॉइंट्स कट कर सकते हो, रिलेवेंट नहीं है. और ऑलरेडी अपने को जितने एग्जाम के लिए पॉइंट चाहिए थे ना उतने ऑलरेडी हो चुके हैं. काफ़ी सारे ऐसे सेक्शंस के यहाँ पे डिफरेंसेस आएंगे जो अपने को सेक्शंस उतने डिटेल में है भी नहीं, इसलिए ये पॉइंट्स कट कर लो. पढ़ना ही नहीं है, इनको नहीं पढ़ना है. कट करवाना मतलब पढ़ना ही नहीं है. हाँ
अब यहाँ पे जैसे ही रूल्स बनेंगे वैसे रूल्स कहाँ जाते हैं, पार्लियामेंट में जाएंगे। ये बताया गया है रूल्स बनेंगे, लोकसभा राज्यसभा में जाएंगे, वहाँ से पास होंगे, प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा, तब जाके वो फाइनली ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होंगे और फुलफिल होंगे। ओके, हर चैप्टर के ना लास्ट पेज पे आपको एक ब्लैंक पेज मिलेगा। अब वो ब्लैंक पेज किसके लिए है, स्टार्टिंग में आप उसी चैप्टर्स के रिलेटेड एक ब्लैंक पेज में छोटा सा कॉर्नर तो एक चैप्टर के इंडेक्स की तरह ही रखना। इंडेक्स मतलब इस चैप्टर में अपनी क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने एक जगह लिख लेंगे। रीज़न बीइंग क्या होगा, एंड में आपके बहुत सारे चैप्टर्स होंगे और अपने को एंड में पता होगा कि कुछ पॉइंट्स में अपने को स्ट्रेंथ है, कुछ पॉइंट्स में वीकनेस है। हर चैप्टर के सब पॉइंट कौन कौन से हैं वो अपने को तुरंत याद नहीं होंगे उंगलियों पे। उस पीछे वाले पेज पे एक कॉर्नर में इस चैप्टर के सारे सब पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे एक इंडेक्स अपने साथ में बनाते हैं, अभी तक तो ये चैप्टर एंड नहीं हुआ, स्टिल अपने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ है उसके हिसाब से। ज़्यादा जगह मत लेना, ऐसा कर्सिव बोर्ड में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, और डिज़ाइंस मत बनाना। तो इंडेक्स में सबसे पहले जो अपने को इम्पोर्टेंट है दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, इंट्रोडक्शन, इंट्रो। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज नॉन एप्लीकेबिलिटी, इस टाइप से। नॉन एप्लीकेबिलिटी। जो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस में भी जो आपको इम्पोर्टेंट लगती है ना इधर ही लिख लो। स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, स्पॉट डिलीवरी की इम्पोर्टेंट है, और दो डेफिनेशंस जो हमने नहीं देखी वो भी इम्पोर्टेंट है। सिक्योरिटीज वो हम एट द एंड ऑफ द सिलेबस देखेंगे, और डेरिवेटिव। ये डेफिनेशंस। नेक्स्ट सेक्शन 3, 4 और 5, ये स्पेसिफिक सेक्शन के साथ लिखना जो इम्पोर्टेंट है। 3, 4 एंड 5। एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन, ग्रांट और विड्रॉवल। तो एक बार अगर ये सारी चीज़ें एक जगह लिखी हुई ना तो बहुत इजी होगा अपने चैप्टर में क्या क्या है वो देखना। विड्रॉवल ऑफ रिकॉग्निशन। फिर नेक्स्ट आता है पावर्स। पावर्स यहाँ पे 3 लोगों की बताई हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी और आरएससी। और अपने अभी जो पावर पढ़ रहे हैं दैट इज पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी के अंदर सब पॉइंट्स में अलग अलग जो पावर्स है वो शॉर्ट में लिख लेना। जैसे यहाँ पे पहली पावर है पीरियोडिक रिटर्न की, नेक्स्ट है प्रिजर्व बुक एंड अकाउंट, रिटर्न, प्रिजर्व बुक्स एंड अकाउंट। आगे कंटिन्यू करो। क्या हुआ, मतलब वो समझ आ गया ना कैसे इंडेक्स बनाना है? तो ये घर से करके ले आओगे या अभी कर रहे हो? अभी कर ले। अभी कुछ नहीं, ये घर से करके ले आना, अभी नहीं कर रहे, अभी अपने आगे कंटेंट कंप्लीट कर रहे हैं। दो ही पावर्स है स्टॉक एक्सचेंज की, ये आज कंप्लीट कर लेते हैं। आज का लास्ट टॉपिक दैट इज अपना एक पार्ट तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर, उसमें भी जो इम्पॉर्टेंट है जिनके इंडिविजुअल क्वेश्चन आने के चांसेस है दैट इज ग्रांट इम्यूनिटी वाला, दूसरा सुपरसीशन वाला। ये इंडिविजुअली एज अ क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इनके रिलेटेड। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। दो ही है स्टॉक एक्सचेंज की पावर, एक तो रूल्स बनाना कुछ चीज़ों के रिलेटेड, वोटिंग राइट्स एक्सेट्रा के रिलेटेड, और एक क्या था, बाय लॉज बनाना, जो उनको स्टार्टिंग में सेक्शन 3 में सबमिट करना था। अब रूल्स यहाँ पे वोटिंग राइट के रिलेटेड ही स्पेसिफिकली बनाना है। तो वोटिंग राइट, अब स्टॉक एक्सचेंज के जो भी मेंबर्स हैं उनके वोटिंग राइट के रिलेटेड, रिस्ट्रिक्शंस के रिलेटेड वो लोग रूल्स और रेगुलेशन बना सकते हैं कि किस हिसाब से वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, क्या गलत काम है जिसकी वजह से हम सामने वाले पर्सन को वोटिंग राइट नहीं देंगे। Regulation of voting right and respect of matter placed before stock exchange, so that each member may be entitled to have one vote only irrespective of the share. स्टॉक एक्सचेंज के जो भी मेंबर्स हैं उन पे इस टाइप के भी रूल्स लग सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल शेयर में कितना वोटिंग राइट होता है?
1 शेयर 1 वोट होता है। इधर ये लोग चाहते हैं कि 1 मेंबर 1 वोट हो। तो आपके पास अगर स्टॉक एक्सचेंज के 1 लाख भी शेयर है तो आपको 1 वोट मिलना चाहिए, क्योंकि सारे मेंबर्स को बोलने का हक मिले, इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है। नेक्स्ट, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द राइट ऑफ द मेंबर टू अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज हिज प्रॉक्सी एंड टू अटेंड एंड वोट इन द मीटिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। आप मेंबर को रोक भी सकते हो। प्रॉक्सी मतलब हाँ, अगर आप नहीं जा रहे तो आप अपना रिप्लेसमेंट भेज सकते हो, तो उसके लिए भी अगर आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो लगा सकते हो। नेक्स्ट, सच इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल एंड सप्लीमेंट्री मैटर। आप लिखते हो ना सच अदर केस एज में बी स्पेसिफाइड, तो ये वही पॉइंट है कि ऊपर वाले 3 पॉइंट्स के रिलेटेड और भी कोई भी इंटर रिलेटेड मैटर हुए उसके रिलेटेड भी रूल्स बन सकते हैं वोटिंग राइट के रिलेटेड। ये सारी पावर ना सेबी को भी दी गई है रूल्स बनाने की। और ये जो रूल्स बनाए हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज ने रूल बनाए, या तो आप सेबी से इनको कंफर्म करवाओ या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बार दिखाओ। जैसे हम कुछ भी काम करते हैं पहले घर पे मम्मी पापा से परमिशन लेनी पड़ती है, वैसे ही यहाँ पे पूरा का पूरा सेकेंडरी मार्केट के जो मम्मी पापा है दैट इज सेबी, उनसे आपको जाके पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक तो अपना स्टॉक एक्सचेंज की पावर फिनिश हुई, रूल वोटिंग राइट के रिलेटेड रूल्स बनाना। सेकेंड है स्टॉक एक्सचेंज अपना क्या बनाएगा, बाई लॉज बनाएगा। बाईलॉज इंटरनल वर्किंग के लिए स्टॉक एक्सचेंज खुद ही डिसाइड कर सकता है कि उनका मार्केट का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग क्या होगा। नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज अपना क्लियरिंग हाउस खुद डिसाइड कर सकता है कि मेरे स्टॉक एक्सचेंज का कौन क्लियरिंग हाउस होगा। क्लियरिंग हाउस मीन्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, पीरियोडिक पेमेंट सेटलमेंट डिलीवरी के लिए जो भी काम करता है उनके रिलेटेड। फिर यहाँ पे बोला गया है द सबमिशन टू सेबी बाय द क्लियरिंग हाउस आर सोन एज पीरियोडिक सेटलमेंट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एज में बी स्पेसिफाइड। स्टॉक एक्सचेंज ना अपने क्लियरिंग हाउस के लिए रेगुलेशन बनाएगा कि टाइम टू टाइम आपको सेबी को कौन सी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है। टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी over one settlement period to another, total number of category of the security in which they have been squared up during the course of settlement period। squared up का मतलब है कि आपने ट्रांजैक्शन को काउंटर कर दिया या कैंसिल कर दिया। जैसे इसका एग्जांपल, आपने शेयर्स खरीदे तो उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना मतलब शेयर्स सेल कर दो। आप काफ़ी टाइम ऐसा सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने लिया है तो उसको ख़त्म कैसे करोगे, बाय कर लो। तो उसी के अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट करना तो मान लिया जाएगा आपने अपनी पोजीशन को क्लोज कर लिया है, स्क्वायर अप कर लिया है पोजीशन। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेबी को टाइम टू टाइम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देगा। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हर सेटलमेंट के बाद बताएगा कितनी सिक्योरिटीज स्क्वायर अप हुई, कितनी सिक्योरिटी हमने डीमैट में इधर उधर डाली, सब कुछ रिपोर्ट देगा। स्क्वायर्ड अप हाँ आप लिख सकते हो, ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड वैसा लिख सकते हो एज सच। तो एक मिनट ये रहने देना, इसमें हमसे काफ़ी सारे पॉइंट्स कट करवाना है। तो आज वाला ये टॉपिक नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स इसमें से कट करवाना है पॉइंट्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये वाला टॉपिक अपने कल कंटिन्यू करेंगे। और ये चीज़ ना अब भी कंप्लीट कर लो, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा पावर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज।